पहले तो आप सबका स्वागत है। और जो भी जुड़ने वाले हैं उनका भी पहले से स्वागत है। एक बात आज सुबह मन में आई कि प्रज्ञालय से जुड़े हुए सभी टीचर्स, अध्यापक, अध्यापिकाएं, उनको एक नया टाइटल मिलना चाहिए सबको। टीचर की जगह उनको भारत भाग्य निर्माता का टाइटल मिलना चाहिए। आप लोग सहमत हैं? भारत भाग्य निर्माता। आवाज आ रही मेरी? हाँ सर। अच्छा। पता नहीं, वॉल्यूम कुछ कम है, मैंने तो अपना बढ़ा के रखा है। खैर, तो भारत भाग्य निर्माता कैसे आया मन में? हमने कहा कि अपने आप से कहा कि पिछले लगभग 300-400 वर्षों में, केवल भारत की बात नहीं है, पूरे विश्व की बात है, कि जिस तरह की पद्धतियां और मान्यताएं, प्राथमिकताएं लोगों ने अपनाई हैं, वो वैश्विक सभ्यता संस्कृति का उत्थान करने में मदद नहीं करते। उसमें एक स्पर्धा साइकोलॉजी है। हमको आगे बढ़ना है, औरों को पीछे छोड़ना है। हमको जीतना है, सबको हराना है। हमको सब पर हावी होना है, सबको कमजोर करना है। और ये लगभग सभी के मन में ये बात चलती है बचपन से, और देखने को भी यही मिलता है। बचपन से जब बच्चों की ग्रेडिंग शुरू होती है तो उनके मन में क्या विचार आता होगा? अगर मैं बच्चा होता तो मुझे लगता है यार, दुनिया ऐसी है कि यहाँ पे तो सबको नंबर से रैंकिंग कर दी जाती है। किसी को अच्छा बता दिया जाता है, किसी को निकम्मा बता दिया जाता है, कुछ फेल हो जाते हैं, कुछ टॉपर हो जाते हैं। तो ये अलग अलग ग्रुप में अलग अलग मानसिकता पैदा होती है कि हम तो उतने अच्छे नहीं हैं, या हम इतने अच्छे हैं कि हम सबसे आगे हैं और सब हमारे पीछे हैं। तो एक अहंकार पैदा होता है और एक मलिनता पैदा होती है कि हम अच्छे नहीं हैं और वो अच्छे हैं। फिर एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या पैदा होती है। वो एक नकारात्मक मानसिकता है कि अगर वो थोड़ा सा पीछे हो जाता ना तो अच्छा होता, अगले एग्जाम में उसका थोड़ा मार्किंग कम मिले ना तो हम थोड़ा आगे बढ़ जाए। तो एक ये मानसिकता है। दूसरी मानसिकता है कि हमारा पूरा ध्यान आकर्षित होता है कितना, कैसा नहीं, हम कितना कर रहे हैं, देश का जीडीपी कितना बढ़ रहा है। एक बात हम भूल जाते हैं, और ये हमने हमारे मन में आई थी बहुत साल पहले जब मैं वर्ल्ड बैंक में था, कि सभी देशों में जीडीपी कितना है, जीडीपी का ग्रोथ रेट कितना है, अब आगे हो गया, पीछे हो गया। हम ये भूल जाते हैं कि वो जीडीपी में शामिल क्या है, कौन से प्रोडक्ट्स, कौन सी सुविधाएं जीडीपी अंकित करता है। अगर हम ऐसी चीजें और ज्यादा उत्पादित करें जिससे जनता का कोई ज्यादा भला ना हो बल्कि नुकसान ही हो, हम कहते हैं जीडीपी बढ़ गई लेकिन जनता का कल्याण नहीं हुआ, उस दिशा में हम आगे नहीं बढ़े। तो ये बात हमारे एक ग्रुप में, वर्ल्ड बैंक में, मैंने तो लगभग 50 देशों में काम किया है और अन्य देशों में भ्रमण भी किया है।
तो मैंने यही पाया कि सब लोग दौड़ में हैं, स्थिर नहीं हो पा रहे हैं। और अपने आप को समझने के लिए, समाज को समझने के लिए, भविष्य को समझने के लिए मानसिक स्थिरता की आवश्यकता होती है। जब हम शांत होकर बैठते हैं, तब हम जान पाते हैं कि हम क्या हैं, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, लोग क्या करना चाह रहे हैं। तो स्थिरता आती है धारणा ध्यान से। किसी चीज पर केंद्रित होना, उसका हम अभ्यास नहीं जानते। कुछ लोग जानते हैं, उनमें बहुत अंतर दिखता भी है। तो ये एक मानसिकता है पदार्थ ज्ञान पर, कि हम और चीजों के बारे में, वस्तुओं के बारे में, और हम जितनी वस्तुओं का इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे पास, कि देखो क्या क्या है, क्यों है, क्या हमें इसकी आवश्यकता है, क्या हम किसी को दान दे सकते हैं, हम थोड़ा अ, भाग ले सकते हैं औरों के कल्याण में। तो ये समाज कल्याण की भावना जो है वो धीरे धीरे कम होती गई, और बच्चों की शिक्षा प्रणालियां जो हैं वो फैक्ट्री की तरह बन गई। जैसे एक फैक्ट्री में रॉ मटेरियल डालें और उधर से लगभग एक जैसे ही बच्चे पैदा हों 10 12 15 साल के बाद, सबकी एक सोच एक जैसी हो, सबकी कल्पना एक सच्ची एक जैसी हो। तो ऐसे बच्चे जो शुरू में बिल्कुल विचार विमुक्त होते हैं और उनके अंदर ऐसी कोई सोच नहीं होती, उनके अंदर केवल जिज्ञासा होती है। हम ये भी जानना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं। और सोते भी, बच्चे सोते भी बहुत हैं। आज के युग में लोगों को सोने का समय नहीं मिलता। तो और मेरा अभी क्या फायदा होने वाला है, हम क्या कर सकते हैं कि अभी हम इंतजार नहीं कर सकते। और हमारी कल्पना का और हमारे कर्म का परिणाम आगे चल के क्या होगा, ये दूरदर्शिता की कमी है, पारदर्शिता की कमी है। कोई समस्या उठ गई तो हमने उस पर और ज्यादा पैसा खर्च कर दिया, इसका मतलब समस्या का समाधान हो गया। जैसे हेल्थ सेक्टर में भी आपको बुखार आया तो डॉक्टर ने दवा दे दी कि बुखार कम हो गया। लेकिन बुखार क्यों आया था? कोई इन्फेक्शन होगी, वो इन्फेक्शन किस तरह की है, क्या इम्यून सिस्टम से जुड़ी हुई है या अचानक हो गई है? तो उसका इलाज एक अलग तरीके से होता है। बुखार कम कर दिया मतलब दबा दिया। तो इस तरह की हर एक सेक्टर में। तो ये हम इसलिए कह रहे हैं, भारत भाग्य निर्माता, कि आज के बच्चों को हम जिस तरह शिक्षा देते हैं, केवल रटना, रटने से आपकी याददाश्त बढ़ सकती है, लेकिन बुद्धि नहीं बढ़ती। तो बच्चे बुद्धिमान हो, पारदर्शी हो, दूरदर्शी हो, और एक विकल्प के विषय में सोच सकें कि इसकी जगह अगर ये होता तो और अच्छा होता। ये नहीं कि जो हो रहा है उसको और ज्यादा करें। तो ये जो मटेरियल कल्चर है, इसने हमें जागरूकता से और सोच की गहराइयों तक जाने से एक तरह से बाधा पैदा की है। तो अगर बच्चों को स्वस्थ रखें, स्वच्छंद रखें, और उनको मौका दें कि वो कुछ नया सोच सकें। प्राचीन काल में हम थोड़े ऊंचे स्तर पे थे,
लोगों के पास समय था, लोग सोच सकते थे, बुद्धि थी, और ऐसे ग्रंथों की रचना हुई है, ऐसे ऋषि हुए हैं, पारदर्शी ऋषि हुए हैं, उनका ज्ञान आज भी हम सीख सकते हैं बहुत कुछ, और आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन वो सब हमने भुला दिया है। तो अगर बच्चों के अंदर वो जागरूकता पैदा हो, और एक बात जो हम छूट गया है, हमारे ध्यान से नहीं आ पाया है, वो ये है कि हम जोर देते हैं कि हम क्या सिखा रहे हैं और कैसे सिखा रहे हैं। इस पर ध्यान ज्यादा नहीं जाता कि ये सीखने वाला कौन है, हम किसको सिखा रहे हैं। तो एक स्टैंडर्ड जो करिकुलम है, शिक्षा प्रणाली है, पुस्तकें हैं, अच्छा है वो भी, साक्षरता के लिए अच्छा है, पढ़ना लिखना सीख जाएं। लेकिन पढ़ने लिखने के साथ साथ बोलना भी सीखना चाहिए। अभिव्यक्ति का एक माध्यम है, हम किस तरह किसी बात को कहते हैं, कैसे बोलते हैं, हमारी अभिव्यक्ति क्या है। क्योंकि बोलते समय आप सिर्फ भाषा का इस्तेमाल नहीं करते, बहुत कम से कम 8-10 भाषाएं आती हैं उसमें। तो इस तरह के विचारों से ये अवधारणा सामने आई है कि हम जो सीखने वाला है उस पर ध्यान दें। और मैंने ये माना है कि समाज स्वयं अपने आप का विकास नहीं करता, कुछ लोग होते हैं, क्योंकि समाज को इतना व्यस्त रखा गया है कि वो इसके बारे में सोच नहीं सकते कि पूरे समाज में क्या चाहिए, क्या समस्या है। कुछ लोग ही सोच पाते हैं। तो अधिकतर लोग अगर उसके बारे में सोच पाए कि हमने प्रकृति का विनाश करना शुरू कर दिया है, उस दिशा में बहुत आगे बढ़ गए हैं, उससे जीडीपी भी बढ़ी। हमने जितने पेड़ काटे हैं वो सब जीडीपी का हिस्सा बनेंगे। और अगर हम संसार के सब पेड़ काट दें, कोई ऑक्सीजन नहीं, तो हम सांस क्या लेंगे, जिएंगे कैसे। तो हम लोग ये मानते चलो वो तो बहुत दूर की बात है, उसके बारे में हम आज क्यों चिंता करें। क्योंकि सब अवलोकन जो करते हैं हम अपने जीवन से संबंधित होकर करते हैं। हमारी आयु क्या है, तो हमारी वो मान लीजिए 100 साल है, ठीक है। तो हमने कहा ये चीज अगर अगले 5,000 साल के बाद अगर हम इसी गति से चलें, तो सारी सभ्यता संस्कृति नष्ट हो जाएगी, धरती पर कोई जीने वाला ना होगा। तो कहे वो 5,000 के बाद उनकी समस्या होगी, हमारी थोड़ी है। तो इस तरह का एक दायित्व हमें निभाना चाहिए कि हम आज भी सुखी रहें, और आने वाली पीढ़ियां भी सुखी रहें और सुरक्षित रहें, और उनके लिए धरती पर पर्याप्त संसाधन हो जिसको हम आज नष्ट न करें। तो इस विचार से प्रज्ञालय का जन्म हुआ, और उसमें एक माला जैसी है, उसमें 20 मोती हैं, उनमें से एक का मैंने जिक्र अभी किया है। तो शुरुआत में थोड़ा ज्यादा बोल गया, लेकिन मन में बातें उमड़ रही थी इसलिए मैं बोलता गया। अब आप लोग बताएं कि आपका अनुभव क्या रहा है। और एक बात और बता दूं कि मैंने कहा कि समाज अपना सुधार नहीं करता, सुधार करने वाले समाज के 2-4-10 लोग होते हैं। उसका फॉर्मूला किसी ने कहा है, 1% of 1%। यानी अगर 1,000 लोग हैं, 1,000 का 1% क्या होता है, 10। 10 का 1% एक से भी कम होता है। तो ल- लाख में, 1 लाख में अगर एक ऐसा पैदा हो जो
इस तरह की सोच और बुद्धि रखता हो, और 1 करोड़ में 100 लोग ऐसे हों, तो उन 100 लोगों का निर्माण हम कर रहे हैं, जो खुद तो वैसे बने और संसार को भी एक नए मार्ग पर, ये नहीं कि जो कर रहे हैं वही करते चलें और ज्यादा करें, हम कुछ अलग सोच सकते हैं। तो मैं अपनी बात रोकता हूं यहाँ पे, विराम देता हूं। आप लोग बताइए, आपका क्या अनुभव रहा है? कुछ बच्चे तो हर जगह आ ही रहे हैं सामने, कई टीचर्स जो बताते हैं उनके बारे में, उनकी सोच नहीं है, कहानियों के माध्यम से वो कुछ अनहोनी के बारे में भी सोच सकते हैं। हमने स्कूल में रोज तो एक कहानी सुनानी शुरू की है। हम्म। तो एक आपने जो कहानी सुनाई थी बहुत अच्छी लगी, उसी कहानी से शुरुआत की है। हाँ, बहुत अच्छा। और जो जो कहानियां इतनी, काफी कहानियां भेजी गई हैं, पौराणिक उपनिषद की कहाँ कहानियां। है संकलन, कहाँ है, कहाँ उन कहानियों को आपने, कहाँ है आपका यूट्यूब पे, किस साइट पे है वो कहानी? हाँ, नहीं, वो किट में जो भेजा गया है वंदना जी द्वारा, हाँ, उसमें। तो वो तो एकलव्य की सब हमने सुना दी बच्चों को, सब वो सब हाँ, करवा दी हाँ, है। हाँ, नहीं, कहानी केवल सुनाने से ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है उसमें बच्चों को जोड़ें उस कहानी से, उस कहानी के जितने पात्र हैं सबसे जोड़ें कि अगर तुम होते तो क्या करते, क्या कहते। तो उसका रूप लेकर वो सोचते, अच्छा, हम अगर खरगोश होते तो हम क्या उस धीमे चलने वाले कछुए को चुनौती देते? ये तो शर्म की बात है। एक कहानी हमने पहले सुनाई थी, उसमें वो अपनी गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए मेड़ के किनारे लेट जाते हैं, वो आरुषि वाली कहानी थी। हाँ, हाँ, हाँ। तो हमने बच्चों से पूछा क्या हम लोग आज्ञा दें तो आप लोग खेत के मेड़ पे रात भर रखे लेट सकते हो क्या? तो किसी ने भी हाँ नहीं कहा कि मैम हम तो ये काम बिल्कुल नहीं कर सकते और करने की जरूरत भी नहीं है, वो तो बिल्कुल पागल था लड़का जो मेड़ के किनारे लेट हाँ, हाँ, गया हाँ, हाँ, पूरी हाँ। रात। नहीं, बच्चे उस चीज को सोचने उनसे के लिए पूछिए कि नहीं वो तैयार लड़का जो है। लेट गया, हाँ, उसका लेटना ज्यादा इंपॉर्टेंट था या उसके मन में जो विचार आए वो, उसके मन में श्रद्धा समर्पण के विचार आए। तो यहां से इस कहानी को नया रूप दिया जा सकता है, क्योंकि जरूरी नहीं कि आप लेट ही जाएं। हाँ, अगर आपके मन के अंदर श्रद्धा है और गुरु जी कुछ सिखा रहे हैं, कुछ करने को कह रहे हैं, उन्होंने तो आपको नहीं कहा कि आप लेटिए, गुरु जी तो ने नहीं कहा। हाँ, उन्होंने तो देखने लेकिन भेजा था। उस युग में उस बच्चे के दिमाग में ये आया कि हम गुरु जी को ये संकेत दिए, बताएं कि हम जमीन पे भी लेट सकते हैं, आपके चरणों पे लेट सकते हैं। ये भाव उसके मन में, ये नहीं कि वो लेट गया तो उसका काम खत्म हो गया बस, है ना? ये सही है, तो हर एक बिंदु पर एक बहस हो नई सकती विचारधारा बच्चों के अंदर है। लाई जा सकती है। और हमारे कहानियों की परंपरा तो बहुत है हमारे यहाँ। इतिहास में भी, इतिहास को भी कहानी के रूप में लेते हैं। वो तो सच्ची घटनाएं हैं। हाँ, हाँ। और कहानियों के बारे में आइंस्टाइन ने तो सब बिल्कुल उसका सार बता दिया कि बच्चों को बुद्धिमान बनाना हो तो परियों की कहानियां सुनाइए, क्योंकि परियों की कहानी में बहुत कुछ ऐसा होता है जो आपके आसपास नहीं होता, आपने कभी देखा भी नहीं होता। तो उसका अर्थ सिर्फ ये है कि जो नहीं होता वो भी हो सकता है, कम से कम उसके बारे में सोच सकते। तो एक शुद्ध वातावरण नहीं है हमारा, लेकिन हो सकता है। अगर हो सकता है, वो हमारे लिए अच्छा है, भविष्य के लिए अच्छा है, तो हम क्यों ना प्रयास करें। लेकिन हमें लगता है कि कई बार बच्चे फिर कल्पना में ही रहते हैं।
नहीं, कल्पना में रहते हैं, अब 24 घंटा रहें तो अलग बात है। लेकिन कुछ समय तो कल्पना में रहना हाँ, चाहिए। अच्छी बात है। हाँ, अभी देखा था ग्रुप में, एक टीचर ने डाला है, बच्चे ने वो रेफ्रिजरेटर बना दिया गत्ते हाँ। से। हम्म। वो हम चाहे प्रीति रेफ्रिजरेटर, मैम के। हाँ, की तरह काम करे या ना करे, लेकिन उसके अंदर ये हाँ। विचार तो आया कि ये भी हम कर सकते हैं। तो वो फिर बड़ा होके ऐसा रेफ्रिजरेटर बनाएगा जो आज नहीं बनता। उसमें बर्फ भी रखे हैं, सब पार्ट्स उसके बनाए हैं अलग हाँ, अलग। मतलब उसने समझा ना कि इसमें क्या क्या उसके कितने इसके रूप हैं, कितने अंग हैं उसमें जुड़े हुए, क्या क्या सामग्री चाहिए। तो ये हाँ, जैसे मैं सोच कुछ बोलूँ। बहुत बड़ी है। और कई बच्चों ने तो बहुत सुंदर सुंदर कहानियां लिखी। पिछली बार मैंने जिक्र किया था, उन कहानियों को एकत्रित करके एक संकलन प्रकाशित होना चाहिए, बच्चों की कहानियां बच्चों द्वारा। तो अगर उनके हाथ में ये पुस्तक कभी आए, तो उनको कितना गर्व होगा कि देखो हमारी कहानी भी पब्लिश हो गई है। कुछ कहना चाहती हूँ सर कि कहानियां सिर्फ ये नहीं होता है कि बच्चों को बस सुनाया जाए। हाँ। कहानियां ये होता है कि जैसे बच्चों को कहानियों के विचार, जैसे कहानी क्या होती है, जो एक काल्पनिक कहानी का मतलब ही होता है काल्पनिक। हम्म। कहानी जो होती है वो कल्पना पे आधारित ही होती है। उसमें हम्म। कुछ कहानियां होती हैं जो सच्ची कहानियां घटनाओं पे आधारित होती हैं, उसमें भी कुछ ना कुछ कल्पना का समावेश किया जाता है। हम्म। तो कहानी जैसे बच्चे को हम कहानी जब सुना रहे हैं तो बच्चे को आधी कहानी सुना के या बीच में हम 2 लाइन कहानी सुना के तीसरी लाइन पे हम बच्चे को खुद सोचने पे विवश करें, अच्छा बताओ इसके बाद क्या हुआ होगा, क्या हम्म। हो सकता है, हम्म। तुम रहते तो क्या करते। तो हम्म। इस ढंग के प्रश्न जब हम बच्चों से पूछते हैं ना तो बच्चे त्वरित रूप से उसका उत्तर अपने अपने हिसाब से देते हैं। हम्म। यदा कदा कुछ बच्चे हैं जो एक दूसरे का सुन के देंगे, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो अपने खुद की दिमाग अपनी क्षमता का उपयोग करके उत्तर देते हैं। जैसे मेरे एक बच्चे ने स्टूडेंट ने बनाया है, रेहान ने एक कहानी ग्रुप में मैंने शेयर किया है सर, उसको पढ़िएगा, पूरी कहानी बहुत ही अच्छा उसका अंत निकला है। और बहुत अच्छे से उसने बड़े कठिन कठिन शब्दों को इस्तेमाल करके बनाया है। तो मुझे लगता है ये सब बहुत बड़ी उपलब्धि है एक बच्चे के लिए कि वो अभी से इतनी बातें, क्योंकि अब हम ये सोचते हैं कि जब हम कक्षा 4 में थे तो हमसे तो मैडम 2 लाइन बोलती थी, हम नहीं लिख पाते थे। लेकिन हम्म। जो बच्चा अपने से 2-3 पेज 4 पेज की कहानी लिख ले रहा है तो ये एक बहुत बड़ी बात है। उसमें कहाँ उसको शब्द विराम लेना है, कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे बदलाव करना है, कहाँ पे क्या पॉइंट ले आना है कहानी में कि कहानी रोचक बने, उस ढंग से उसने लिखा है। तो जब हम प्रारंभिक रूप से ही प्रयास करेंगे तो ये नहीं कहना है कि रोज करिए आप, जैसे रोज छोटी सी कहानी सुना के उसको छोड़ दीजिए, वो अपना सोचते रहे ये। लेकिन एक दिन हफ्ते में 2 दिन डिसाइड कर लीजिए जिसपे कहानियों पे ही काम करिए। जैसे 1 घंटे के लिए कहानी पे काम करिए कि ठीक है तुम लोग अच्छी अच्छी कहानियां बना के ले आना, आज मैंने ये सुनाई, रोज मैं कहानी सुना रही हूँ तो तुम लोग अलग ढंग से बना के ले आओ। आज की कहानी जासूसी रहेगी, आज की कहानी जंगल पे आधारित रहेगी। या 1 लाइन कहानी लिख के मैं अधिकतर छोड़ देती हूँ ब्लैक बोर्ड पे और मैं बोलती हूँ कि इस कहानी को पूरा करके ले आइए, 2-3 पेज की कहानी रहनी चाहिए। तो बच्चे अलग अलग ढंग से लिखते हैं। तो वही सब चीजें कि और इससे बच्चों की सोचने की क्षमता का भी पता चलता है कि बच्चा कहाँ तक सोच रहा है, क्योंकि बच्चे हम्म। बच्चा अपने परिवेश को जोड़ रहा है, कि बच्चा अपने स्कूल को जोड़ रहा है। कई बार बच्चे अपने माता पिता को ज्यादा महत्व देते हैं, उसको जोड़ते हैं। तो बच्चे की और जो क्षमताएं हैं वो भी हम समझ सकते हैं कि ये बच्चा कहाँ तक सोच रहा है, कहाँ तक ये आगे कर सकता है। ये सब हम्म। कहानियों का रोल है हमारे जीवन में। और वो हम्म। सृजनशीलता का विकास, ये सब तो अलग बात है, ये तो होना ही होना है। और जब वो कहानियों से अपनी समस्या का समाधान करने लगेगा तो अपने निजी जीवन में भी अपनी समस्याओं का समाधान करेगा। और फिर इसके बाद क्षेत्र स्तर पे आएगा, राज्य स्तर, जिला स्तर, आगे फिर देश स्तर पे अपनी समस्याओं का समाधान वो कर सकता है। तो शुरुआत बिल्कुल तो यहीं से बिल्कुल। होगी ना। तो इस ढंग से हमें प्रयास करना चाहिए हाँ, तो मैं कि मैं मानता हूँ कि इस तरह की कहानियां जो हैं और उसको सुनाने का समझाने का जो अंदाज है, वो एक बीजारोपण है।
फिर जी बच्चों ने जो कल्पना की है वो उनका एक अंश बन गया है, वो भूलेंगे नहीं जिंदगी भर। हाँ, नहीं तो मैं ये कह रहा था, फिर से दोहरा दूं कि इस तरह की कहानियां और कहानी कहने का अंदाज बीजारोपण होता है। जी वो बीज फूल फलता है, फूलता है, और कभी बच्चे भूल नहीं सकते जी ये सीख। हम्म, अन्य पुस्तकों की सीख पढ़ के रट के पास होने का लक्ष्य होता है बस। उसके बाद भूल जाते हैं अधिकतर जो बच्चे हाई स्कूल कॉलेज डिग्री भी लेके आते हैं, जीवन में उस पूरी शिक्षा का अधिक उपयोग नहीं कर पाते, जीने की कला नहीं सीख पाते। जी बिल्कुल। बच्चे को यहाँ पढ़ाते नहीं है, हम तो टेक्निकल देखते हैं। लेकिन जो मेरे गांव में प्रज्ञालय का सेंटर है, वहाँ पे काफी बच्चे पढ़ते हैं। मेरी बहन पढ़ाती है वहाँ पे। तो वहाँ के भी बच्चे काफी सुधार है। वहाँ पे 15-20 बच्चे हैं जो सुबह शाम पढ़ते हैं। और उनको सारा हम लोग यहाँ से जो भी किताबें वगैरह हैं वहाँ से भी कहानी बच्चे लिखते हैं। और कुछ तो काफी अच्छा उनका प्रदर्शन है। नहीं, अभी वो जो स्केच पेंसिल से बना हाँ के भेजा था दिल्ली से, हाँ, वो एक बहुत एक सुंदर था। एक बच्ची ने बनाया। हाँ हाँ हाँ। उनको अपनी कला और अपनी उंगलियों का जो जादू है वो भी सीख पा। देखो उंगलियां ऐसे, अगर इस तरह ऐसे की बजाय हम ऐसे उंगलियां घुमाते तो कुछ और चित्र बन जाता। तो एक सृजन की भावना आती, देखो हमने ये बना दिया, और सिर्फ बनाया नहीं, हम उसको देख भी पा रहे हैं। सचिन आपको ही सर सुनने के लिए हम लोग इतना आते हैं। अरे हाँ सही बात है। हाँ।